अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हमने एक वेबसाइट पकड़ी है, ठीक है। जैसे ये एक टेम्पलेट ही है। अब ये एक प्योर HTML बेस्ड बना हुआ है, ठीक है। पोर्टफोलियो टाइप ये एक वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल पेजेस भी हैं। तो हमारा राउटिंग वाला कंसेप्ट भी इसमें हो जाएगा और यहाँ पर ये कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। UI सेम है ना सबका, तो इनका क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने शिफ्ट करना है किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, ठीक है। कुछ आइडियाज़ वगैरह मैं आपको दे देता हूँ इसके, और जितना कि होता है हमारे ड्यूरिंग क्लास उतना कि हम इसको शिफ्ट भी कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको कन्वर्ट करना है रिएक्ट के अंदर। इतनी गारंटी है कि अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से इस प्योर अच्छे तरीके से, मतलब रिएक्ट में हो तो कंपोनेंट्स बनाने हैं, जो चीज़ कंपोनेंट बननी है उसको कंपोनेंट बनाने हैं, राउटिंग अच्छे से करनी है, फोल्डर स्ट्रक्चर सही रखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही से करना है। अगर ये सारे काम किए हैं तो इसका मतलब है आपने ये प्रोजेक्ट एक अच्छे तरीके से रिएक्ट में शिफ्ट किया है। इतनी गारंटी है कि ये काम अगर आप कर लेते हो ना, ये प्रोजेक्ट शिफ्ट कर लेते हो, तो रिएक्ट पे आपका 90% हाथ सेट है, सही है। एंड देन 10% रह जाएगा, वो हम कर लेंगे। ओके, समझ आ गई कि नहीं। 70 to 80% आपकी रिएक्ट यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है, ये अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छे से शिफ्ट कर लेते हो रिएक्ट के अंदर। ओके, बाकी कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं, हुक्स वगैरह हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट। लेकिन अभी हम इस पे आज मेजरली फोकस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसका कोड भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना VS कोड में, तो एक HTML की फ़ाइल है जिसके अंदर ये सारी HTML लिखी हुई है, ठीक है। उसकी वो सारी वेबसाइट की ये कोई 1200 लाइन का कोड है, ठीक है। और यहाँ पर CSS भी होगी इसकी कहीं पे, ये CSS में इसकी सारी CSS लिखी हुई है, ठीक है। ये 1800 लाइन का कोड है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर इसकी कुछ है जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है कोई थोड़ी सी, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं। मतलब ये एक प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये रिएक्ट के अंदर नहीं है, सही। इसको हमने कन्वर्ट करना है रिएक्ट के अंदर। एक चीज़ कि हमें ज़ीरो से डिज़ाइनिंग नहीं करनी, ज़ीरो से इसकी HTML नहीं लिखनी, कोड हमारे पास पड़ा है ना, बस इसको उठा के रिएक्ट में शिफ्ट करना है, सही है। कि मतलब हमें इसके प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि ये कोर HTML के अंदर है, प्योर HTML में। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉपी पेस्ट हुआ होगा, ऐसे ही है ना। अगर ये कार्ड्स यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं 4, तो अगर ये प्योर HTML में है तो इसका कोड कितनी बार कॉपी पेस्ट हुआ होगा, 4 बार। अगर हम रिएक्ट में इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार, ठीक है। और एक बार करके उसको 4 दफ़ा कॉल कर देंगे, सही है। ये चीज़ हमने मेजरली इसमें अचीव करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट हमारे सामने, हम एक नया प्रोजेक्ट बना लें। उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी काम हमने कर लिया जो पुराना हमने बनाया था। कहाँ पर है आपका, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ VS कोड में, ताकि यहाँ से कोड उठाते रहें और वहाँ पे लेके जाते रहेंगे। इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और आप आ जाओ यहाँ पर, कौन से हमारा नेवटेक टीचिंग, माइनसचेक और रिएक्ट, ऐसे। इसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था पहले से, इसमें हमने काफ़ी काम किए। पहले तो हम एक नया बना लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा, है ना, कैसे बताएंगे। एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ पर सर्च बार में जाके लिखेंगे CMD। तो ये क्या करेगा, आपके इस फोल्डर को ओपन कर देगा टर्मिनल में। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे ऐप का नेम, फोल्डर का नेम हम रख लेते हैं पोर्टफोलियो। क्रिएट रिएक्ट ऐप से बना लें कि वाइट से बना लें, वाइट से बना लें। वाइट आप लोगों ने पढ़ा है वैसे, वाइट से बना लेते हैं। तो इसी बहाने एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप था ना, मैंने आपको डिफ़ाइन किया था ना जिस दिन, पहले दिन हमने इसका प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने आपको बताया था ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है। ऐसे ही है ना, लाइक हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या था,
ये एक लाइब्रेरी थी जो मेरे लिए क्या करती थी, सारे कंपाइलर्स को इंस्टॉल करती थी और मुझे एक रिएक्ट का बॉयलर प्लेट बना के देती थी, ठीक है। अब काम इसका यही था कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने, सही है, लेकिन उसके लिए जो लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा था वो था क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब सेम काम हम एक और लाइब्रेरी के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वाइट भी आपकी हेल्प करता है, मतलब वो कंपाइलर्स इंस्टॉल करने में और रिएक्ट का बॉयलर प्लेट जनरेट करने में ये भी आपकी हेल्प करते हैं। मतलब आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप है, एक वाइट है। इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्रिएट रिएक्ट ऐप थोड़ा स्लो है, जो वाइट है ना वो क्रिएट रिएक्ट ऐप की निस्बत बहुत फास्ट है, सही है। इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप वाइट के अंदर काम करें, लेकिन हम उसमें भी देख लेते हैं। जैसे हमने ये बनाया था ना क्लास 01, इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर। अब ये क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बना हुआ है, सही है। अब मैंने आपको बताया था ये प्रोजेक्ट रन कैसे होते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ टर्मिनल में आके एक कमांड राइट करते हैं npm स्टार्ट। ये क्या करते हैं, ये मुझे एक डेवलपमेंट सर्वर रन कर देते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब ये मुझे एक बिल्ड बना के देता है डेवलपमेंट लेवल पे, सही है, कि जिस तरह आप कोई चेंजेस कर रहे होते हो ना, वो उस तरह आपको लाइव नज़र आ रही होती हैं, ऐसे ही कि नहीं। अब जब हम ये सारा प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, अभी इस पर ये चीज़ माइंड से निकाल दो, वाइट पढ़ना है हमने, ठीक है, इसको माइंड से निकाल दो। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो कि एक हमारे पास कमांड होती है npm स्टार्ट। इसको रन करने से क्या होता है कि हमें एक बिल्ड बना के देता है, ये डेवलपमेंट बिल्ड। जो करता क्या है कि लाइव टाइम पे चेंजेस दिखा रहा होता है, जो जो चेंजेस आप कर रहे होते हो ना कोड के अंदर, वो लाइव टाइम पे आपको शो कर रहा होता है UI के अंदर, सही है। ये इसका मेजर काम है। लेकिन जब हम देखो ये एक एप्लीकेशन बना लेंगे, ठीक है, मतलब अभी तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं npm स्टार्ट के थ्रू चलाऊंगा तो बिल्ड चल जाएगा। लेकिन जब मैं इसको बना लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, तब मैं इसको कहाँ पे रखूँगा, सर्वर पे, क्योंकि मुझे इसको एक्सेसिबल बनाने मिलियंस ऑफ यूज़र के साथ। तो मुझे इसको एक ऐसी मशीन के अंदर रखना है जहाँ पर जिस मशीन के साथ मिलियंस ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम अटैच हो सकें। वो मशीन कौन सी है, सर्वर है। अब इसको जब मैं सर्वर के ऊपर रखूँगा, अब वहाँ पर तो npm स्टार्ट के थ्रू नहीं ना इसको चलाऊँगा। npm स्टार्ट बिल्ड बनाते हैं आपका डेवलपमेंट पे, ठीक है, मतलब ये एक सर्वर रन करता है डेवलपमेंट लेवल पे। आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, वो लाइव टाइम पे नज़र आ रही होती हैं। जब ये, हाँ, लोकल मशीन, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब तो हम डेवलपमेंट नहीं ना कर रहे होंगे, तो डेवलपमेंट बिल्ड फिर बनाने का फ़ायदा, ऐसे ही कि नहीं। मतलब तब फिर npm स्टार्ट हम करेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि तब मैं कोड में चेंजेस तो कर ही नहीं रहा हूँगा, ऐसे ही है ना। तब तो मैं काम कर चुका हूँगा, उसको सर्वर पे रख चुका हूँगा, ऐसे ही है ना। तो मुझे एक बिल्ड चाहिए जो क्या करेगा, जिस तरह npm स्टार्ट है ना, ये क्या करते हैं, अगर इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखो ना, ये रिएक्ट के कोड को शिफ्ट करते हैं HTML CSS में। मतलब रिएक्ट में आप सारा कुछ एक ही फाइल में करते हो ना, HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी। ये npm स्टार्ट क्या करते हैं, उसमें से HTML को सेपरेट करते हैं, CSS को सेपरेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सेपरेट करते हैं। कहाँ, किस लेवल पे, डेवलपमेंट लेवल पे, ठीक है, लाइव। मतलब जिस तरह आप चेंजेस कर रहे होते हो उस तरह आप उसको कंपाइल कर रहा होता है। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना, फिर हम एक इसका बिल्ड बनाते होते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन रेडी बिल्ड। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रेडी बिल्ड। एक डेवलपमेंट बिल्ड होता है जो आप npm स्टार्ट के थ्रू बनाते हो, एक होता है प्रोडक्शन बिल्ड। उसमें क्या होता है कि हम पूरे प्रोजेक्ट को ना, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को एक ही बार कंपाइल कर देते हैं, सही। जैसे प्रोडक्शन का बिल्ड बनाने के लिए हम एक कमांड चलाते हैं npm रन बिल्ड, सही है। इसको मैं चलाता हूँ। अब npm स्टार्ट क्या करता था, HTML CSS को सेपरेट करता था, लेकिन किस लेवल पे, डेवलपमेंट लेवल पे, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम पे सेपरेट कर रहा था। आप npm रन बिल्ड से जो बिल्ड बनाओगे ना, इसका प्रोडक्शन रेडी बिल्ड, ये क्या करेगा, ये एक ही बार पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को देखेगा और इसको शिफ्ट कर देगा HTML CSS। मतलब इसके के सारे कोड को HTML सेपरेट कर देगा, CSS सेपरेट कर देगा, जावास्क्रिप्ट सेपरेट कर देगा। अभी ये बता रहे हैं ना, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड, ठीक है। अब मुझे अगर सर्वर पे कोई चीज़ रखनी है, वो क्या है,
मुझे ये बिल्ड, अब इसने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है बिल्ड के नाम से, ठीक है। इसमें अगर आप आओ ना, यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल आ रही, अब इसमें वो HTML लिखी हुई है। ये ना कंप्रेस वर्जन देता है, मतलब इसमें वो स्पेसेस वगैरह नहीं इन्वॉल्व करता। इसने क्या किया है कि ये जो आपने ये रिएक्ट के एप्लीकेशन में जो काम किया था ना, उसको लेके HTML सेपरेट कर दिया, CSS सेपरेट कर दिया, जावास्क्रिप्ट सेपरेट कर दिया और उसको एक फोल्डर के अंदर रख दिया है। वो कौन सा है? बिल्ड। अब इसमें HTML में अगर आप देखो तो ये HTML है, सही है, प्योर HTML। इसमें आपको CSS नहीं मिलेगी, जावास्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। HTML की फाइल में सिर्फ HTML होगी। फिर यहाँ पर स्टैटिक में जाओ, एक CSS की फाइल है, सही है। अब इसके अंदर इसने सारी जो भी मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर CSS लिखी होगी ना, वो सारी की सारी CSS इसने उठा के CSS के अंदर रख दी है। ओके, ये असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, फिर यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर ये देखो जावास्क्रिप्ट को इसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये मैंने बताया ना, ये कंप्रेस वर्जन देता है, मतलब ये कंपाइल करता है कंप्रेस शेप में, मतलब इसमें स्पेसेस इन्वॉल्व नहीं होती, सिंपल बात। ओके, समझ आ गई कि नहीं? तो इसने काम क्या किया है, हमने npm run build की कमांड चलाई है, तो इसने क्या किया है, मेरी ऐप का वो वर्जन बना दिया है जो ब्राउज़र के लिए अंडरस्टूड है। मैंने बताया था ना कि ब्राउज़र को क्या समझ आता है, HTML में HTML, CSS में CSS और जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट। उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML समझ नहीं आती। वो कहते हैं जिस फाइल, मतलब जो फाइल जिस लैंग्वेज के रिलेटेड है ना, उसमें सिर्फ उसका कोड ही होना चाहिए, मतलब जावास्क्रिप्ट में HTML नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर हम रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में HTML लिखते थे तो हम क्या करते थे, उसे कंपाइल करते थे npm start के थ्रू। लेकिन npm start उसको कंपाइल करता था रन टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब मैंने काम कर लिया हुआ है, अब मैं डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही बार सारी ऐप का कंपाइल्ड वर्जन चाहिए। तो उसके लिए मैंने npm run build की कमांड चलाई और इससे एक प्रोडक्शन रेडी बिल्ड बना लिया। मतलब क्या बना लिया, मेरी ऐप का कंपाइल्ड वर्जन जिसमें HTML सेपरेट है, CSS सेपरेट है और जावास्क्रिप्ट सेपरेट है। अभी मैंने आपको दिखाई ना यहाँ पर, जैसे ये जावास्क्रिप्ट है, ये उसने सारी सेपरेट कर दी है। ओके, समझ आ गई? अब आपने जो सर्वर पे जो चीज़ रखनी है वो ये बिल्ड का फोल्डर है, ठीक है, जो सर्वर को समझ आता है। सर्वर भी क्या है, एक मशीन है, ठीक है। तो मशीन को क्या समझ आते हैं, HTML सेपरेट, CSS सेपरेट, जावास्क्रिप्ट सेपरेट। आपने सर्वर पे जो चीज़ रखनी है वो ये बिल्ड का फोल्डर है, सारी ऐप नहीं रखेंगे। ओके, समझ आ गई कि नहीं? मतलब आप जब अपलोड करेंगे, हाँ, जैसे अगर आपने सर्च पे ही अपलोड करने हैं, अभी हमने सर्च ही पढ़ा है ना, अगर आपने सर्च पे ही अपलोड करना है तो क्या करेंगे, आप ये बिल्ड का जो फोल्डर है ना, इसमें जाओगे, फिर यहाँ पर CMD लिख के यहाँ पर सर्च लिखो, ये बिल्ड का फोल्डर आप सर्वर पे रखो और सर गिटहब पे सारी एप्लीकेशन रखो, सही है। वो तो सिक्योरिटी के लिए ना, तो वहाँ पे तो सारे ही रखेंगे, पूरा कोड रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये डोमेन वगैरह इससे ले लो और इसको डिप्लॉय कर दो, ठीक है। अब ये मुझे परमिशन नहीं दे रहा, इस डोमेन पे पहले कोई अपलोड है, इसको हम देख लेते हैं बाद में। लेकिन इतना भी आपको समझ आ गया ना कि दो तरह के हमारे पास बिल्ड होते हैं, एक डेवलपमेंट बिल्ड होता है, एक प्रोडक्शन बिल्ड होते हैं। डेवलपमेंट बिल्ड आप कैसे बनाते हो, npm start से, जो रन टाइम पे चल रहा होता है। प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बनाते हो, npm run build से, जो क्या करते हैं, आपको एक फोल्डर बना देते हैं, किस नेम से, बिल्ड नेम से, ठीक है। उसके अंदर आपकी ऐप का कंपाइल्ड वर्जन पड़ा होता है, सही है, मतलब सेपरेट फाइल्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाइट की। अब आपको बिल्ड का पता चल गया है ना। अब ये समझना कि क्रिएट रिएक्ट ऐप में और वाइट में फ़र्क क्या है। जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना, ये भी एक बिल्डर है जो बिल्ड बनाते हैं। मेजर अगर आप इस लाइब्रेरी का काम देखो ना, ये बिल्ड बना रहे हैं, ये npm start से डेवलपमेंट बिल्ड बना रहे हैं, npm run build से प्रोडक्शन का बिल्ड बना रही है। ये मेजर काम है। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप को हम दूसरे लफ्ज़ों में बिल्डर कहते हैं कि ये रिएक्ट का एक बिल्डर है। ओके, इसी तरह वाइट भी एक बिल्डर है जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की निस्बत फास्ट बिल्ड बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अभी मैंने ये बिल्ड बनाया ना, ये मैंने किससे बनाया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप में बनाया था, ऐसे ही है ना। तो इसने बिल्ड बनाने में कुछ टाइम लिया था, मतलब 1 मिनट लिया था। हमने अभी देखा था ना, ये बना रहा था। अभी मैं बिल्ड बनाऊंगा वाइट के थ्रू, ठीक है। उसका जो बिल्ड होगा वो मिली सेकेंड्स में बन जाए,
मतलब 2-3 सेकंड्स के अंदर आपका बिल्ड बन जाए। सही है, तो वो दोनों में डिफरेंस बस इतना कि क्रिएट रिएक्ट टैब थोड़ा स्लोली बिल्ड बनाता है, जो वाइट है वो थोड़ा फास्टली चलते हैं। मेजर इन दोनों में डिफरेंस यही है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब एक बात आती है कि ये जो वाइट है ये रिएक्ट का कंपटीटर है कि क्रिएट रिएक्ट टैब का कंपटीटर है? क्रिएट रिएक्ट टैब। ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं? स्पीड बिल्डर में, ठीक है। कि जो क्रिएट रिएक्ट टैब है वो स्लोली बिल्ड बना रहा है, जो वाइट है वो फास्टली बिल्ड बना रहा है। जो वाइट है ना ये क्रिएट रिएक्ट टैब का कंपटीटर है, इसको कंपटीशन में लिया है इसने। सही है, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब हम वाइट के थ्रू प्रोजेक्ट बनाएं, सही है, उसका भी मज़ा ले लेते हैं, वो कितना के काम हमें अच्छा करके देते हैं। मुझसे वो सेशन ने पूछा था सवाल प्रोडक्शन बिल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आप आओगे वाइट की वेबसाइट पे आ जाना, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पर ये आपको कमांड दे रहा है। जिस तरह हम क्रिएट रिएक्ट टैब के थ्रू बनाते थे तो हम लिखते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब हम वाइट के थ्रू बना रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रिएट वाइट @लेटेस्ट। अच्छा, आपने npm पढ़ा है ना? हम जो जिस पैकेज मैनेजर के थ्रू पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो कौन से? npm Node.js, ऐसे ही है ना? Node.js में जो पैकेज हमें मिलता है वो npm है। हम npm के थ्रू ही सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल की थी npm के थ्रू की थी। इसी तरह हमारे पास और भी पैकेजेस होते हैं, यार्न होता है, इसके थ्रू भी हम डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं, pnpm भी होता है। ये 3 मेजर हमारे पास पैकेजेस होते हैं, लेकिन हमारा स्टैक Node.js में है और काफ़ी ट्रेंड पर भी है, तो हम ज़्यादा npm को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए यार्न भी है और pnpm भी है। इन तीनों में भी डिफरेंस वही है। जो pnpm है ये बाकियों की निस्बत ज़्यादा फास्ट है, सही है। यार्न जो है ये npm से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। npm जो है इसके अपने इस लेवल पे बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। ये काम को आसान करते हैं, जल्दी काम करते हैं, ठीक है, करने में हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। इन तीनों में यही डिफरेंस है, npm में, यार्न में और pnpm में स्पीड का। ओके, मतलब सेम जिस तरह वाइट और क्रिएट रिएक्ट टैब में है ना स्पीड का फ़र्क, उस तरह इसमें भी इन तीनों में भी इतना ही फ़र्क है स्पीड का, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस कमांड को कॉपी करने हैं और अब आप npx क्रिएट रिएक्ट टैब लिख रहे थे ना, अब आपने ये नहीं लिखना, जो कमांड उसने दी है ना इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना, ठीक है। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है वाइट आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर दूँ। आपने एंटर करोगे तो ये कर देगा, सही है। अब ये आपसे, अच्छा यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नेम नहीं दिया था, ऐसे ही, तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है ना प्रोजेक्ट नेम। अब आप इसको बता दो, क्या कहें? पोर्टफोलियो कह दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट पूछ रहा है फ्रेमवर्क। आपने कौन से फ्रेमवर्क में रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है? आपने व्यू में बनाना है। जो वाइट है ना ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक ये एंगुलर को भी सपोर्ट करते हैं, ये व्यू को भी सपोर्ट करते हैं, ये वनीला को भी सपोर्ट करते हैं, पी रिएक्ट को भी सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि क्रिएट रिएक्ट टैब क्या था, सिर्फ एक को सपोर्ट करता था, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपल को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपने किसके अंदर बनाना है, रिएक्ट के अंदर, क्योंकि बाकियों में तो हमने ये काफ़ी लंबी बहस की थी कि हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये विनर था, ठीक है। तो हमें रिएक्ट में ही बनाना है। अब ये नेक्स्ट पूछ है आपने टाइपस्क्रिप्ट में बनाना है, जावास्क्रिप्ट में बनाना है, रिएक्ट राउटर क्या उसमें मैं इंस्टॉल कर दूँ, ये कुछ ये चीज़ें पूछ रहे हैं। किस में बनाएं, टाइपस्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में? हाँ, जावास्क्रिप्ट में कर लो, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस। अब ये आपका प्रोजेक्ट बना रहे, ठीक है। सिंपली कमांड पेस्ट की है, प्रोजेक्ट नेम दिया और फ्रेमवर्क इसको बताया कि इस फ्रेमवर्क में बनाना है, तो ये अब आपका प्रोजेक्ट बना देगा, सही है। मतलब बॉयलर प्लेट दे देगा आपको, चलती है। वो भी कंपाइलर्स में ही है, मतलब उसमें कंपाइलर्स थोड़े हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें काम और स्मूथ हो जाता है, लेकिन उसकी खैर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कंपाइलर्स में। एक रिएक्ट राउटर अभी इसने बताया था, उसमें क्या होता है, जो राउटिंग हमने कस्टम की है ना रिएक्ट राउटर डॉम से, उसमें बिल्ट इन मिल जाती है। अच्छा, अब ये इसने प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। ये क्रिएट रिएक्ट टैब की निस्बत तो थोड़ा फास्ट ही बना दिया है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर
इसको आप क्लोज़ कर दें। अब मैंने प्रोजेक्ट का नेम क्या दिया था, पोर्टफोलियो, इसने फोल्डर बना दिया है ना। जी सर। इसको मैं इसके अंदर जाके इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, अब इसका प्रोजेक्ट भी देखो, इसमें और रिएक्ट में कोई डिफरेंस है नहीं। उसमें नोड मॉड्यूल उसमें भी था, इसमें भी है। पब्लिक का फोल्डर उसमें भी था, इसमें भी है। सोर्स का फोल्डर उसमें भी था, इसमें भी है। अभी तक तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं। एक आप बता रहे हो कि HTML इसने रूट पे रखी है, जबकि उसमें क्या है, कहाँ पे थी, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। ये एक डिफरेंस है इसमें। हाँ, ये white.config.js की फ़ाइल इसने इंक्लूड की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वाइट जो है ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं। ये एंगुलर को भी सपोर्ट करते हैं, वनीला को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर आपका मूड बन जाए कि आपने फ्रेमवर्क चेंज करने हैं, तो उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो आप इस फाइल में करते हो। जिस तरह रिएक्ट है ना, रिएक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो, इसी तरह हमारे पास एक और होती थी एंगुलर, वो भी सेम रिएक्ट की तरह थी, मतलब इनका कंपटीशन था। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम एंगुलर में जाएं, रिएक्ट में जाएं, क्योंकि 23 के अंदर ये डिसाइड हो गया था, विनर हो गया था ये रिएक्ट, तो हमें रिएक्ट में ही काम करना है। अब ये कन्फिग फाइल का पता चल गया आपको। ये अगर आपने वाइट लेवल पे कन्फिग्रेशंस करनी है तो वो आप इस फाइल के अंदर करो, ठीक है। अच्छा, और इसमें बाकी कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है नहीं। अब इसको रन कर लें, राइट क्लिक यहाँ पे 3 डॉट्स पे, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। अच्छा, उसको आप कैसे रन करते थे, npm स्टार्ट से। इसको आपने रन करना है तो आपने लिखना है npm run dev। क्या लिखना है, npm run dev सही है, ये लिखना npm run dev, ये लिख के आपने एंटर कर देना। अच्छा, अब ये यहाँ पर बता रहा है कि इस URL के ऊपर ये एप्लीकेशन चल रही है। इसको आप सी करके वो आप VS कोड के अंदर भी कर देते हो अपनी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके ये लिंक कॉपी कर लेना और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे तो आपकी वो एप्लीकेशन चल पड़ेगी, सही है। अब रिएक्ट का जो UI था वो चेंज था थोड़ा, इसका चेंज, ठीक है। ये वाइट से हमने बनाया ना, तो ये कोई अपनी प्रमोशन वगैरह साथ कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने npm run dev करोगे ना, तो ये आपको बता देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है इस URL पे चल रही है। ये लोकल होस्ट क्या है, IP है, और ये 5173 क्या है, पोर्ट है, ठीक है। एक ये भी डिफरेंस है, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन थी वो किस पोर्ट पे चलती थी, 3000 पे, ठीक है। लेकिन जो वाइट की एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे चलती है, 5173 से, सही है। इसको आप सिंपली कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा, सही है, समझ आ गई। अब इसका UI थोड़ा सा चेंज है, उसका कुछ और तरह का था, ये अभी हम ख़त्म भी कर देंगे, इसकी तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपको अब अगर कोई क्लाइंट है वो कि मैं वाइट में करना है काम, ईज़िली हो जाएगा ना। डिफरेंस तो कोई है आराम से, डिफरेंस तो कोई दोनों में है नहीं, बस बिल्डर का फ़र्क है। अगर आप इससे अभी बिल्ड बनाएं अब, ठीक है, डेवलपमेंट का बिल्ड बनाना है तो इसमें क्या कमांड है, npm run dev। प्रोडक्शन का बनाना है तो कमांड सेम है, npm run build। अब ये मैंने रन किया, ये बिल्ड बन गया, सही, 1 सेकंड के अंदर इसने बिल्ड बना दिया। जबकि क्रिएट रिएक्ट ऐप में क्या था, उसने टाइम लिया था। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये थोड़ा फास्टली बिल्ड बनाता है, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है वो थोड़ा स्लोली बिल्ड बनाता है। अच्छा बिल्ड का तो आपको समझ आ गया ना, ये देखो ये बिल्ड बन गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। अब एक डिफरेंस अगर आपने यहाँ पर देखा हो ना, उसने मुझे बिल्ड का फोल्डर बना के दिया था बिल्ड के नेम से, इसने किस नेम से बनाया है, डिस्ट के नेम से। एक ये भी डिफरेंस है इनमें। अभी हम राइट डाउन भी कर लेंगे इन दोनों के डिफरेंस, लेकिन समझ आ रहे हैं ना साथ साथ। अच्छा, अब इसमें भी अगर आपने इसको सर्वर पे अपलोड करने हैं, सर्वर पे रखना है, तो कौन सा फोल्डर रखोगे, लिस्ट का। अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप में हो तो कौन सा रखोगे, बिल्ड का, ओके। वाइट में और क्रिएट रिएक्ट ऐप में डिफरेंस समझ आ गया है ना आपको। अगर कोई पूछे आपसे
तो क्या बताओ? सर वो क्रिएट या टैब स्लो डेवलपमेंट हाँ। वो स्लो भी होता है। ये थोड़ा फास्ट ही है, ठीक है, दोनों बिल्डर हैं रिएक्ट के। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पढ़ें। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि इनके डिफरेंसेस वगैरह हम राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल मैं बना लेता हूँ, एक फ़ाइल बना लो। क्या लिखें इसमें? ठीक है, एमडी कर लें, एमडी में ही कर लें, रीडमी में कर लेते हैं इसको, फिर ख़त्म कर दो सारे को। अब यहाँ पर एक लिख लेते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप और दूसरा है वाइट। ये दो हमारे पास दोनों क्या हैं? रिएक्ट के बिल्डर्स हैं, ऐसे ही कि नहीं? दोनों क्या हैं? बिल्डर्स हैं जो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप में अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या कमांड है? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे प्रोजेक्ट नेम या फोल्डर नेम, ऐसे ही है। जबकि वाइट में क्या कमांड है? npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट और आगे वो खुद मांग लेता है आपसे। हाँ, मांगने का बहुत यार। प्रोजेक्ट नेम सही है। अच्छा इसमें प्रोजेक्ट नेम ना भी दे भी सकते हो, ना भी दोगे तो ये वो मांग लेगा। वो मांग लेगा, ठीक है। अच्छा एक तो कमांड डिफरेंस आ गया, और प्रोडक्शन बिल्ड इसका डेवलपमेंट बिल्ड कैसे बनाना है? npm run dev डेवलपमेंट बिल्ड बनाना है npm रन डेव से। इसका कैसे बनाना है? npm start npm स्टार्ट से, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन बिल्ड इसका कैसे बनाना है? इसका बनेगा npm run dev किससे? npm run build npm रन बिल्ड से, और इसका भी npm run build। सेम से npm रन बिल्ड से, ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या है? एक फास्ट बिल्ड बनाता है और एक नहीं और पूछ रहा हूँ, वो तो हमें पता चल फोल्डर नेम का गया। है। फोल्डर नेम का इसका जो डिस्ट के नेम से बनता है, हाँ। प्रोडक्शन रेडी बिल्ड फोल्डर का जो नेम होता है वो कौन सा है? डिस्ट। जबकि इसमें कौन सा होता है? बिल्ड। बस ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं। ओके, समझ आ गई कि नहीं? हाँ, एक और भी इसमें चीज़ है कि यहाँ पर ना अगर आपने नोट करो ना, यहाँ पर फाइल की एक्सटेंशन कैसे आ रही है? JSX। रिएक्ट ऐप में कैसी थी? सिंपल JS। इसमें आपको JSX पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। JSX क्या है? सिंपली ये जो हम कंपोनेंट के अंदर HTML लिख रहे हैं ना, इसको हम JSX कहते हैं, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट में आपने HTML लिखनी है तो आपने फाइल की एक्सटेंशन डॉट JSX रखनी है, ये वाइट की। एक ये भी डिफरेंस है, तो ये भी यहाँ पे राइट डाउन कर लें। तो यहाँ पर आपने एक्सटेंशन क्या होगी? JSX, और इसमें क्या होती है? JS। ये दोनों में डिफरेंस है, और तो हमने कोई डिफरेंस नहीं देखा। ओके, सर वो index.html की फाइल का भी तो साहब उसकी रूट में वो ये तो क्या इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा एक और इसमें देखो ना, वहाँ पर मेन फाइल होती थी index.js, ऐसे ही है ना। एक index.js होती थी, एक app.js होती थी, ऐसे ही। इसमें index.js को रिप्लेस किए main.js, लेकिन काम उसके अंदर वही हो रहे हैं, कंपाइलेशन हो रही है, ठीक है। समझ आ गई? एक ये भी डिफरेंस है इनमें। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है। समझ आ गई कि नहीं? मुश्किल तो नहीं है। अब हम वाइट के अंदर ही काम किया करेंगे ज़्यादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ने का मौका मिला तो नेक्स्ट में काम करने लग जाएंगे। अच्छा इतना समझ आ गया आपको? अच्छा अब यहाँ पर अगर आप पाओ तो ऐप मेरे पास चल रही है। अब इसमें ये चीज़ें मुझे नहीं ना चाहिए, बंद कर दिया था मैंने इसका बिल्ड। दोबारा चला लेते हैं npm रन डेव। अगर आपने इसको भी रन करना है npm स्टार्ट से, फिर क्या करेंगे? फिर आप package.json में आना, यहाँ पे डेव इसने लिखा है ना, यहाँ पे इसको हटा के स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब आप इसको रन करोगे
npm start से। अब आप npm run dev से करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। बस dev की जगह यहाँ पे आके स्टार्ट कर देना, फिर ये npm start से ही चलना शुरू कर देगा। ओके, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो ये चल रहा है। समझ आ गई इतनी आपको? अब हम देखते हैं इसमें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये वाली सही है, तो इनको ख़त्म करना है। तो app.jsx के अंदर ये सारा कोड हुआ है, तो मैं ये यहाँ से सारा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली एक हेडिंग लगा देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये भी ख़त्म कर दो, app.css लिंक रहने दो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? तो ये आपका एक सिंपल कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक ही रह जाएगा हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद ये जो आ रही हैं ये चीज़ें हैं, ये लाइंस, app.css में जाके ये सारी css ख़त्म कर दो। वो इन्होंने ये css ऐड किए ना, ये सारी ख़त्म कर दो आप। अब नहीं है ये किसमें सर, ये भी कौन सी प्रोग्राम? ये दो यहाँ पे css की फ़ाइल है, index.css और app.css। आपने एक काम किया करना, ये index.css जो होगी ना, इसको आपने डिलीट कर दिया करना, इससे हमें कोई काम नहीं है। ओके, एक मेन फाइल रख लेनी है app.css। जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, चाहे वो क्रिएट रिएक्ट टैब का है चाहे वाइट का है, आपने क्या करना है, index.css को हमेशा डिलीट कर दिया करना। ओके, और app.css में करेंगे, ठीक है। वैसे अगर ग्लोबल लेवल पे करनी है तो app.css में, अगर कंपोनेंट लेवल पे करनी है, जैसे हेडर को डिज़ाइन करने हैं, तो उसके कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही उसकी CSS की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी उसको, लेकिन इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पे आओगे ना, ये ब्लैंक हो गए, ठीक है, मतलब हेलो वर्ड नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये एरर है। क्रिएट रिएक्ट टैब में क्या आता था, एरर आपको सामने शो हो जाता था रेड कलर में। यहाँ पर आपको एरर शो नहीं होता। यहाँ पर एरर देखने के लिए आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना पड़ता है और यहाँ से फिर कंसोल। यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा होता है, क्या एरर है, ठीक है। अब एरर क्या था, index.css मैंने डिलीट कर दी, लेकिन वो यहाँ पर इंपोर्ट हुई थी। ये अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा ना तो अब वो आ जाएगा हेलो, सही, ये एरर था। ओके, समझ आ गई है कि नहीं? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि डिफरेंस है। मजे की चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। बस इतना ही, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स बनाने हैं तो उसी तरह, जिस तरह उसमें हम सोर्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते थे कंपोनेंट्स का, वैसे ही बनाएंगे। इसी तरह सोर्स के फोल्डर के अंदर पेजेस का बनाने हैं तो पेजेस का फोल्डर वैसे ही बनेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। बस ये एक मेजर डिफरेंस हमने कुछ इसके देखे हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। ओके, अब हम वापस आते हैं उसी पर ही कि ये हमने प्रोजेक्ट पकड़ा था, इसको हमने शिफ्ट करना था रिएक्ट के अंदर। अब ये एक प्रोजेक्ट आपको मिला है, इसको आपने रिएक्ट में शिफ्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोजेक्ट डिलीवर होता है ना, तो मतलब ट्रांसफ़र होता है प्रोजेक्ट, पहले उसकी डिवीजन किस में की जाती है? पहले डिवीजन किस में की जाती है? पेजेस। दो तरह की डिवीजन्स होती हैं एक प्रोजेक्ट की, एक पेजेस की, एक कंपोनेंट्स की। पहली डिवीजन किस में होती है? पेजेस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर बना लेंगे पेजेस का। इसके अंदर मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस बनेंगे ना, वो सारे डिफाइन कर लूँगा। जैसे इसके अंदर कितने हैं? 5 हैं, अबाउट, रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैं बनाता रहता हूँ। पहला कौन सा था? अबाउट, और इसके अंदर फाइल आ जाएगी about.jsx RFC, और इसमें अबाउट, और यहाँ पर कह दो अबाउट पेज, ठीक है। इसी तरह एक और फोल्डर रेज्यूमे का बनाना है, तो पेजेस के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर कौन सा था? रेज्यूमे, ठीक है, उसका फोल्डर, फिर उसके अंदर उसकी फाइल resume.jsx
RFC और इसमें आ जाएगा रेज्यूमे पेज। फिर नेक्स्ट पेज कौन सा था? पोर्टफोलियो। फिर इसके अंदर फोल्डर बना लेंगे पोर्टफोलियो और उसके अंदर उसकी फ़ाइल होगी portfolio.jsx RFC और यहाँ पर आ जाएगा पोर्टफोलियो पेज। फिर यहाँ पर नेक्स्ट था ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। फिर पेजेस के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे ब्लॉग और उसके अंदर फ़ाइल होगी blog.jsx RFC और यहाँ पर ब्लॉग पेज। और लास्ट कौन सा है? कॉन्टैक्ट और इसके अंदर फोल्डर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। फिर उसके अंदर फ़ाइल होगी contact.jsx RFC और कॉन्टैक्ट पेज। सही है। तो पहली डिवीजन्स तो मैंने कर ली पेजेस के अंदर। सिंपली क्या किया है, सोर्स के फोल्डर के अंदर पेजेस का फोल्डर बनाया है और पेजेस के फोल्डर के अंदर सारे मेरे फाइलें तो नहीं बनाई, हर पेज का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर उसकी फ़ाइल रखी है। सही है। अब जब भी कोई पेज ऐड करना होगा तो सिंपली क्या करेंगे, पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर आके उसका फ़ोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर उसकी फ़ाइल रखेंगे तो पेज बन जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट डिवीजन किस में होती है? कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो वो कर लें। सर वो कंपोनेंट आपने कहा था वक्त के साथ साथ होते जाएंगे। हमारे पास तो बना है ना, हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक हम पहले ही कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो बना पड़ा है ना, तो हम यहाँ से आइडिया ले लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कंपोनेंट बनेगी। अब कौन कौन सी चीज़ कंपोनेंट बनती होती है? वो चीज़ें जो मेरी वेब में रिपीटेड हैं, वो उसका क्या होगा, एक कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? और ये चीज़, इस चीज़ का डिसीजन कैसे लेना है कि ये चीज़ कंपोनेंट होगी कि नहीं, जिसका डिज़ाइन से। सही है। चलो, मज़ा आ रहा है? अच्छा, अब हमने करनी है कंपोनेंट्स के अंदर डिवीजन। पहला तो हनान ने बता दिया है। यहाँ पर अगर आप देखो ना, पेजेस चेंज करो। एक तो ये नैव बार है जो हर पेज के अंदर आ रहा है, एक ये साइड बार है। ठीक है, ये भी हर पेज के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों का क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा। नैव बार का सेपरेट और साइड बार का सेपरेट। कैसे बनाएंगे, उस पर हम आते हैं। वो डिफरेंट पेजेस है ना, अभी हम ऊपर देख रहे हैं, फिर पेजेस के अंदर भी जाएंगे। कंपोनेंट्स में चले गए, पहले एक फोल्डर बनाएंगे नैव बार का और उसके अंदर फाइल होगी navbar.jsx RFC और यहाँ पर आ जाएगा, अभी सिंपल ही रख लेते हैं navbar। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स के अंदर ये साइड बार है ना, ये भी हर पेज के अंदर आ रहा है, तो इसका भी कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर साइड बार का फोल्डर और उसके अंदर उसकी फाइल sidebar.jsx RFC, यहाँ पे आ जाएगा साइड बार। सही है, समझ आ रही है ना? अब नेक्स्ट देखो, पहला पेज पकड़ते हैं अबाउट। अब इसमें ये एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये और किसी पेज में तो नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना, तो इसका तो कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप आओ ये कार्ड्स में, ऐसे ही है ना, अब ये कार्ड है। सर सबसे पहले यही जो ये कार्ड, ये पूरा कार्ड जिसके अंदर एक कंटेंट है, इसका बना रहे हैं। कौन सा, ये हो? नहीं दूसरा, ये पूरा जो कार्ड है जिसके अंदर कंटेंट है, ये पूरा पेज है अबाउट का, उसको ही देख रहे हैं। इसका कंपोनेंट नहीं बनेगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स बार बार यूज़ हो रहे हैं उसका कंपोनेंट बनेगा। अच्छा, अब इसमें ये हेडिंग पैराग्राफ बनाने की तो ज़रूरत है, इसका कंपोनेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो और कहीं पे यूज़ ही नहीं ना हो रहा, तो इसका क्यों बनाएंगे? हेडिंग यूज हो रही, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वैसे वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं ये कार्ड्स। UI सेम है, इसका फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब इन कार्ड्स को नेम क्या दें?
कार्ड्स यहाँ पर ये भी हैं, ये भी कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जाओ तो ये भी कार्ड्स आ रहे हैं, ये भी कार्ड्स आ रहे हैं। अब इस कार्ड को क्या नाम दें? अगर मैं कार्ड कहता हूँ तो कार्ड तो बहुत सारा के इसको ये कौन से कार्ड हो जाएंगे? इसमें मैं सर्विसेज बता रहा हूँ ना, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप, फोटोग्राफी, वेब डेवलपमेंट, व्हाट आई एम डूइंग, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज बता रहा हूँ, तो इसको हम कह देंगे सर्विस कार्ड। अच्छा, एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाओ सर्विस कार्ड का, उसके अंदर फाइल रखो सर्विस कार्ड। फिर यहाँ पर ये कार्ड्स हैं, इसको टेस्टिमोनियल कार्ड कह दें। फिर इसका फोल्डर बनाओ टेस्टिमोनियल्स कार्ड, उसके अंदर उसकी फ़ाइल रखो टेस्टिमोनियल कार्ड। एक ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनली हम करते हैं ना, क्योंकि सबकी कैटेगरी एक ही है कार्ड की, तो आप क्या करो, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लो कार्ड का, ये कार्ड्स कह लो, सही है। इसके अंदर हर कंपोनेंट की फ़ाइल बनाते रहो। जैसे सर्विस कार्ड है तो सर्विस कार्ड डॉट JSX RFC, और यहाँ पर आ जाएगा सर्विस कार्ड। फिर नेक्स्ट ये टेस्टिमोनियल्स कार्ड है, तो कार्ड्स के अंदर ही फाइल बना लो टेस्टिमोनियल कार्ड डॉट JSX RFC टेस्टिमोनियल कार्ड। ये तरीका सही है कि दूसरा सही? वैसे हम प्रोफेशनल यही करते हैं, क्योंकि सबकी कैटेगरी एक ही होती है ना, कार्ड्स हैं, तो हम फोल्डर एक ही रख लेते हैं कार्ड्स का, उसमें हर कैटेगरी के कार्ड की सेपरेट फ़ाइल बनाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट यहाँ पे और कौन सी चीज़ का कंपोनेंट बनना चाहिए? ये भी कंपोनेंट बना लिया, ये भी बना लिया, और यहाँ पर ये लोगोज़ हैं, ठीक है, इनका भी कंपोनेंट बनना चाहिए ना, सेम ही है, बना देते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या कहें? क्लाइंट्स कह लें, इसको कह लें आवर क्लाइंट्स, ठीक है, या सिंपल क्लाइंट्स रख लें, क्लाइंट्स कह दो, ज़्यादा बेहतर है, आवर क्लाइंट्स, सही है। वैसे कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट सिंगुलर होता है, सही है, तो हम एस नहीं लगाएंगे साथ, यहाँ पर भी वैसे इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो इसमें लगा लें, आवर क्लाइंट कहें या सिंपल क्लाइंट कह लें, क्योंकि कंपोनेंट एक होते हैं, मल्टीपल नहीं है, सही है। तो इसका नेम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में क्लाइंट, और इसके अंदर आ जाएगा क्लाइंट डॉट JSX RFC, ठीक है। तो मेरा जो अबाउट का पेज था उसमें जो जो कंपोनेंट्स थे वो तो मैंने बना लिए, और तो नहीं ना कोई, बस यही थे। नेक्स्ट और रेज्यूमे में, अब यहाँ पर ये जो दोनों सेक्शन है, एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, ये दोनों सेम है, ऐसे ही है ना, UI सेम है दोनों का, कंटेंट चेंज है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब इसका नेम क्या रखें? अच्छा, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि कंपोनेंट का नेम आपने क्या रखा है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर ये, अब मुझे पता है, ये जो इसकी एग्जांपल ले लो, मुझे पता है इसको हम क्या कहते हैं, साइड बार कहते हैं, ऐसे ही है ना। इसको मैं साइड बार की बजाय कह दूँ कुछ और, हाँ ऐसा कुछ कह दें हम, अपनी तरफ से मैं जुहेब नेम दे दूँ, जुहेब बार, तो ये अपनी तरफ से मैं कोई नेम दे दूँ जो प्रोफेशनली नहीं चलता, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों को तो ये पता है कि ये साइड बार है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से इसको नेम देता हूँ, मैं आप कोई भी टेस्ट बार कह लो और कुछ कह लो, होगा क्या, जब इसकी टेस्टिंग की जाएगी ना इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर क्योंकि साइड बार में ना, साइड में हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो इस झंझट में तो पड़ते ही नहीं है कि फ़ाइल ढूंढें, फोल्डर ढूंढें। उनकी असम्पशन क्या आती है, वो Ctrl+P प्रेस करते हैं, यहाँ से उनको फ़ाइल को सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो उनकी असम्पशन क्या होती है कि मैं यहाँ पर साइड बार लिखूँ ना, तो मुझे साइड बार की फ़ाइल है, मतलब उसको पता है ना इस चीज़ को क्या कहते हैं, साइड बार कहते हैं। तो मैं साइड बार कहूँगा तो वो यहाँ पर सर्च करेगा तो साइड बार की फ़ाइल आएगी। अगर मैंने इस फाइल को नाम दिया है कुछ और, टेस्ट बार, ठीक है, तो ये फ़ाइल फिर नहीं आएगी, वो साइड बार सर्च करता रहेगा। आपने उसका नाम क्या रखा है, टेस्ट बार,
ठीक है। रीडमी में भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम रीडमी में लिख सकते हैं कि नहीं, जो कंपोनेंट्स के नेम होते हैं ना, ये बड़े सोच समझ के हमें रखने पड़ते हैं, जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। जैसे इसकी मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि इसको मुझे पता है कि इसको साइड बार कहते हैं। अब जितने भी मेरी फील्ड के होंगे उन सबको पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, साइड बार। इसका कंपोनेंट भी बनाएंगे, किस नेम से बनाएंगे, साइड बार। अब आप बिगिनर हो, आप इसका कंपोनेंट बना देते हो टेस्ट बार के नेम से। जब इसकी टेस्टिंग होगी तो आपका जो प्रोफेशनल होगा, सीनियर होगा, वो क्या सर्च करेगा, साइड बार। लेकिन आपने उसका नेम क्या रखा है, टेस्ट बार। उसको वो फाइल नहीं मिलेगी तो समझ जाएगा कि काम अच्छा नहीं किया। ये पेज के हाफ पे नहीं कर सकते, पेज के भी हाफ पे ज़्यादा पेजेस हैं कंपोनेंट्स। नहीं, उसकी जम्पशन यही होती है कि मैं कंट्रोल पी प्रेस करूं, साइड बार लिख रहा हूं तो साइड बार की फाइल है। मतलब उसको पता है ना इस चीज़ को साइड बार कहते हैं, तो उसने आगे यहाँ पे सर्च भी साइड बार ही करना है। उसने आपने जो नेम दिया है टेस्ट बार, वो सर्च नहीं करना। ठीक है, तो आपने जो कंपोनेंट्स के नेम है ना, ये वो रखने हैं जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं, ताकि कल को अगर कोई बंदा आपका प्रोजेक्ट देखता भी है ना, तो वो जोन सी फाइल सर्च करे उसको वो फाइल मिले। ठीक है, उस कंपोनेंट के अगेंस्ट उसकी वो वाली फाइल है, उसको रिटर्न हो, फिर पता चलता है कि काम अच्छा किया। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये वक्त के साथ साथ आप सीखोगे। लाइक जैसे अगर आप यहाँ पर ही आ जाओ, आपको नहीं पता इसका नेम क्या रखूँ मैं, ये दोनों सेक्शन सेम है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं दोनों में नेम क्या रखूँ इसका, कोई इशू नहीं है। आप इसका क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और आप दे दो चैट जीपीटी को। सही है, इससे पूछ लो कि मैंने ये चीज़ का कंपोनेंट बनाना है, प्लीज़ सजेस्ट नेम। सही है, मुझे इसका प्रोफेशनल नेम सजेस्ट कर दें कि इस चीज़ को हम लोग प्रोफेशनली क्या कहते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है इसको टाइमलाइन कहते हैं हम। सही, तो क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं ना, काफ़ी काम किया हुआ है इसमें, तो मुझे अब ये चीज़ें याद हो गई हैं। आप लोग भी जैसे जैसे काम करोगे ना, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट कभी आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी ना, आपको पता चल जाएगा ये टाइमलाइन। सही है, समझ आ गई। अभी क्योंकि बिगिनर लेवल पे हो, तो बिगिनर लेवल पे हमें चीज़ें लर्न करना पड़ती हैं, तो वो ऐसे ही आप जो चीज़ समझ नहीं ना आएगी, जल्दबाजी नहीं करनी, जहाँ पे एक दिन लगता है लगाना है। ठीक है, कंपोनेंट का नेम जो है ये वो मेन चीज़ है जिससे आपका काम पहचाना जाता है। ठीक है, तो कंपोनेंट का नेम मैंने बताया ना कि आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया करने कि इसका मुझे प्रोफेशनल नेम दो, जो मोस्टली सीनियर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि कोई सीनियर आपका कोड देखे तो उसको उस सारे स्टैंडर्ड्स मिले आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको क्या कहते हैं, टाइमलाइन। तो हम इसको फिर इसका भी कंपोनेंट बना लेंगे, फाइल होगी इसके अंदर टाइमलाइन, और उसके अंदर फोल्डर होगा, उसके अंदर फाइल होगी timeline.jsx RFC, और यहाँ पर आ जाएगा टाइमलाइन। ये भी कंपोनेंट बन गया। और अब यहाँ पर ये स्किल्स हैं, अब यहाँ पर इनका कंपोनेंट बनना चाहिए कि नहीं, ये चारों का बनना चाहिए ना, बस विड्थ कम ज़्यादा है, बाकी है चारों का यूआई सेम है। अब इसको क्या कहें, नहीं, इसको हम प्रोग्रेस बार कहते हैं वैसे प्रोफेशनली। ठीक है, मतलब ये आपका प्रोग्रेस शो कर रहे हैं ना, कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपकी कितनी ग्रिप है, इसको हम प्रोफेशनली प्रोग्रेस बार कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंट बनाएंगे किस नेम से, प्रोग्रेस बार। अब दो वर्ड्स हैं फोल्डर के नेम में, फिर हाइफन, याद है, प्रोग्रेस बार डॉट JSX RFC, ओहो, यहाँ पर आ जाएगा प्रोग्रेस बार। सही है, और पोर्टफोलियो का पेज, इसमें ये सारे कार्ड सेम ही हैं, तो कंपोनेंट बना देंगे। इसको क्या नाम दें इस कार्ड्स को, पोर्टफोलियो कार्ड। ठीक है, पोर्टफोलियो शो कर रहे हैं ना कार्ड्स में, तो कार्ड्स के अंदर फिर कार्ड्स के फोल्डर में फाइल बना देंगे पोर्टफोलियो कार्ड डॉट JSX RFC पोर्टफोलियो कार्ड।
ठीक है। उसके बाद और तो नहीं ना इस पेज में कंपोनेंट बनाना। अब ब्लॉग में आओ, इसमें भी कार्ड्स ही है ना, इसको क्या कहेंगे, ब्लॉग कार्ड। ठीक है, कार्ड्स के फोल्डर में ही ब्लॉग कार्ड डॉट JSX RFC बोलिंग्स, ये वाले इनकी क्या ज़रूरत नहीं है, फिल्ट्रेशन है इनकी ज़रूरत नहीं है। ये ऑल के अंदर आएगी हम्म। ऑल के अंदर ही है सारे। अच्छा, यहाँ पर वैसे क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर मैं वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ वेब के आ रहे हैं, एप्लीकेशंस पे करता हूँ एप्लीकेशन आ रही हैं, ऑल पे करता हूँ सारे आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है एक्चुअली? ये फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है। इन्होंने क्या किया है, हर अभी हम इसको डेवलप कर रहे होंगे ना, अब देखना उसने हर कार्ड का क्या किया होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, फिर ये सारे कार्ड्स के ऑब्जेक्ट एक एरे के अंदर रख दिए। सही है? समझ आ गई? उस एरे के अंदर फिर अगर एरे की लेंथ कम करनी हो तो कैसे करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। सही है? मतलब एरे में से कोई चीज़ आपने निकालनी हो तो फ़िल्टर ही करते हैं ना। फ़िल्टर का मतलब होता है कम करना, एरे की लेंथ को कम करना। सही है? तो यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग पे आप क्लिक करते हो ना, वो सिंपली क्या करते हैं, उस एरे में से बाकी सारे फ़िल्टर कर देते हैं, वेब वाले निकाल लेते हैं। सही, ये काम हो रहा है यहाँ। अच्छा खैर, अभी हम इसको देखेंगे भी। अभी नेक्स्ट क्या है, ब्लॉग भी हो गया, कॉन्टैक्ट में आए, ये मैप है, मैप तो एक ही है, ये बनाने की ज़रूरत है नहीं है। अब ये इनपुट्स हैं, ये दोनों सेम है ना, ये मैप गूगल मैप्स में गूगल मैप्स। सर वो एक और भी था ना, और भी वेबसाइट हैं लेकिन नहीं आईफ्रेम तो है। iFrame से तो वो है ना, जिससे और भी वेबसाइट्स हैं जो हमें मैप शो करने की हेल्प करती हैं, लेकिन इतना टेक्निकल कम हम करते हैं, गूगल से उठा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये दो इनपुट सेम आ रही है ना, तो इनका भी क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। क्या नेम रखें? कोई अच्छा नेम नहीं सजेस्ट करना, इनपुट ही कह दो। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे माई इनपुट करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना। यूजर इनपुट। अच्छा, अब मेरा काम तो हो गया, मैंने इस प्रोजेक्ट को पेजेस में भी डिवाइड कर दिया और कंपोनेंट्स में। हाँ, इसमें एक चीज़ हमने हमारी रह गई, ये साइड बार है। साइड बार के अंदर भी अगर आप देखो ना, ये चीज़ें सेम है, ऐसे ही है ना। इसका भी क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, अब इनका नेम क्या रखें, मतलब ये चार आ रही है ना डिटेल्स, चारों की UI सेम है, बस कंटेंट चेंज है। इसका क्या कहें? माय इन्फो। नहीं, और नहीं, और यूजर इन्फो। यूजर इनपुट नहीं है। अच्छा, अब इसका नेम आपने लेना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT को देना, वो नेम दे दे। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम टाइल कहते हैं। टाइल जो आपकी वेबसाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज़ में शो हो रहा होता है ना डाटा, जैसे फेसबुक पे वो फ्रेंड लिस्ट आ रही होती है, सही है, वो भी टाइल्स होती हैं, सही है, जिसमें हॉरिजॉन्टली आपकी डिटेल शो हो रही होती है। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है ना आपका डाटा, तो इसको हम टाइल कहते हैं। हाँ, टाइल की शेप। अब इसको, ये किस टाइप की टाइल है, इन्फो टाइल, सही है। इसी तरह वो फेसबुक में वो फ्रेंड्स की डिटेल शो हो रही होती है ना हॉरिजॉन्टली, उसको कहेंगे फ्रेंड टाइल कहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक टाइल कहते हैं, पब्लिक टाइल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फो टाइल। ठीक है, तो इसका भी कंपोनेंट बना लेंगे, इन्फो टाइल, और उसके अंदर फाइल आ जाएगी इन्फो टाइल डॉट JSX RFC, और यहाँ पर इन्फो टाइल। अब मेरा प्रोजेक्ट सारा के सारा पेजेस में भी डिवाइड हो गया और कंपोनेंट्स में भी डिवाइड हो गया। मुश्किल था, डिवीजन तो डिवीजन तो आसान है ना, है डिवीजन में तो काम मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट बना हुआ है HTML बेस्ड, तो इस
उसमें हमें सारा पता है कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाने हैं। जब हम दूसरा प्रोजेक्ट रियल लाइफ में बना रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें आगे वाले पेज पे भी यूज़ करना है कि नहीं करना। सर मैं इसका एक यार आपको ना UI प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको देख के कर लेना कि ये इसमें यूज़ होगा इसमें। बात ज़ुबैर बात उसकी भी ठीक है। आपको क्योंकि आपका डेवलपमेंट का काम होगा ना, तो आपको उस वेबसाइट का पहले UI दे दिया जाता है, UI UX मतलब वो एक्चुअली वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी। मैंने आपको डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल बताया था ना, पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, उससे SRS से UI UX क्या होता है, वो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, जो डिज़ाइनर बनाता है कि आपकी वेबसाइट इस तरह की नज़र आए। आपने उस डिज़ाइन को कोडिंग में शिफ्ट करना है, तो आप डिज़ाइनिंग से देख लोगे कि कौन कौन सी चीज़ कंपोनेंट बनेगी, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, अगर आप सिंगल काम कर रहे हो फिर तो आपके पास UI UX नहीं होगा। फिर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं कि लाइक ये कार्ड है, जैसे सोचो कि मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने 6 शो करने हैं सेम, सही है। तो मैं इसका क्या कर लूँगा, एक कंपोनेंट बना लूँगा सर्विस कार्ड, ओके। समझ आ गई कि नहीं। फिर आप नीचे आओगे तो नीचे डिफरेंट चीज़ें हैं, कोई इशू इसमें अभी तक। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमने क्या करना है, हमारा पेजेस की डिवीजन होगी, कंपोनेंट्स की डिवीजन होगी। अब हमें क्या करना है, राउटिंग डिफ़ाइन करें या पहले कन्वर्ट करना स्टार्ट करें। कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको बंद कर देता हूँ। एक मेरे पास वो प्योर HTML CSS का प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, सही है। अब इसकी जो CSS है वो कहाँ पे है, एसेट्स के अंदर CSS की तो एक ही फाइल है ना सारी। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसको app.css में ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। CSS तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ओके। ये आपकी हेडिंग आ रही है। सिंपली क्या किया, उसकी CSS उठा के app.css में रख दिया और app.css जो हम CSS रखेंगे वो ग्लोबली यूज़ होगी नहीं, इसको आप इंपोर्ट कहाँ जहाँ पे करोगे वहाँ पर। जैसे app.css कहाँ पे इंपोर्ट हुई है, app.jsx में, तो ये CSS इस ऐप के अंदर और इसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे सब के अंदर एक्सेसिबल हो, सही है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट CSS होगी। अब हम राउटिंग भी डिफ़ाइन कर लें। आप क्या करो, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लो राउटिंग का और उसके अंदर फाइल आ जाएगी routing.jsx RFC और यहाँ पर मैं अपनी राउटिंग डिफ़ाइन कर दूँगा। ये राउटिंग कहाँ पे कॉल होगी, app.js में। ये तो मैंने आपको समझाया था। कंपोनेंट्स कहाँ पे कॉल होते हैं, नहीं, कंपोनेंट्स कहाँ पे कॉल होते हैं, पेजेस में। और पेजेस कहाँ पे कॉल होते हैं, राउटिंग में। और राउटिंग कहाँ पे कॉल होती है, app.js। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब ये राउटिंग मैंने लगानी है तो क्या करेंगे, राउटिंग क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है ना, तो मुझे हर लिंक के लिए एक सेपरेट पेज शो करना है, तो इसकी राउटिंग करेंगे, ओके। तो राउटिंग के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम। तो उसको इंस्टॉल कर लें। कैसे करने हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम ये लिख के एंटर करोगे तो ये इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दो। ये लाइब्रेरी क्यों यूज़ करनी है, हाँ सर इससे फिर वो जो भी आगे चीज़ें होंगी राउटिंग की वो चीज़ें मतलब वो आगे हम उसके बॉर्डर पे यूज़ करेंगे ना, ब्राउज़र राउटर और ये वगैरह मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए।
मल्टी पेज शो करने के लिए हमने ये राउटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल कर लिए ना, अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका था? पहले तो ब्राउज़र राउटर लगाने हैं, फिर इसके अंदर राउट्स का टैग होगा, वो भी ओपनिंग क्लोजिंग में, और फिर उसके अंदर होगा राउट, ठीक है। हो वैसे ये मैं डिफाइन कर लेता हूँ, सही है, ये काम हो गया। ओके, ब्राउज़र राउटर टॉप पे, उसके अंदर राउट्स, फिर उसके अंदर राउट। अब राउट क्या क्या बनाने हैं? अबाउट है, फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे अबाउट शो करने हैं, फॉरवर्ड स्लैश रेज्यूमे पे रेज्यूमे, फॉरवर्ड स्लैश पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो का पेज। ये पेजेस मैंने बनाए हैं ना, तो हमने जस्ट इनको कॉल ही करने हैं, तो डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहला राउट पाथ देंगे फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पे क्या एलिमेंट शो करने। अबाउट का हमने पेज बनाया था ना, नहीं बनाया था? बनाया था ना। इंपोर्ट कर लेते हैं अबाउट फ्रॉम पेजेस के अंदर, अबाउट में अबाउट, ठीक है। फिर इसी तरह ब्लॉग में ब्लॉग, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, और उसके बाद पोर्टफोलियो, और उसके बाद रेज्यूमे फ्रॉम दिस पाथ। सारे पेजेस इंपोर्ट कर लिए और वो सिंपली यहाँ पे आके राउट्स में ऐड कर देंगे कि फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग पे ब्लॉग का पेज शो करने हैं, फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का। अब इनका सीक्वेंस भी सही रखें, पहले अबाउट, रेज्यूमे, पोर्ट। ये वैसे खास ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। रेज्यूमे, इसके बाद पोर्टफोलियो, फिर ब्लॉग, फिर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसकी राउटिंग भी डिफ़ाइन कर दी। अब अगर मैं आऊँ अपनी एरर वाला, वो देख लेते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये राउटिंग आ रहा है, ठीक है। राउटिंग क्यों आ रहा है? अच्छा, इसको दोबारा चलाना है। npm रन, npm स्टार्ट नहीं कर लिया था मैं, यहाँ पे मैं इसको चला लेता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है कोई, इसका मतलब एरर है। कहाँ पे एरर है? कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पर अबाउट जो है वो उसने फॉरवर्ड स्लैश पे शो किया है ना, तो इसको फॉरवर्ड स्लैश पे लेते हैं। अबाउट पेज, फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पे ब्लॉग पेज, उसके बाद पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो पेज, और लास्ट है रेज्यूमे पे रेज्यूमे पेज। सही है, तो राउटिंग तो मेरी सही हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? पेजेस भी डिफ़ाइन कर लिए, राउटिंग भी हो गई। ये इसी सीक्वेंस में आपने काम करना है। पहले पेजेस में डिवीजन की, उसके बाद कंपोनेंट्स में, फिर राउटिंग डिफ़ाइन की। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम शो करना शुरू करते हैं। लाइक हम पहले पकड़ लेते हैं साइड बार को, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हर पेज के अंदर आ रहे हैं ना, साइड बार और नैव बार, इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। पहले नैव बार पकड़ लें, तो नैव बार का कोड इसमें कहाँ पे है? HTML में आओ। अच्छा, ये लिंक्स वगैरह हैं, ये भी मैं उठा लूँगा, कोई नहीं। ये साइड बार का कोड बता रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंपोनेंट बनाया था ना साइड बार का, उसके अंदर ला के पेस्ट कर दो, ठीक है। नहीं, ये पहले से ही किया हुआ है, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये सर साइड टैग
साइड का टैग है यूज़ होते हैं साइड बाय साइड चीज़ों को। ये सिमेंटिक टैग है, मतलब इसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं होता। ये जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लगाते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं इसकी। अच्छा, साइड बार मैंने कॉपी किया और उसको साइड बार के कंपोनेंट में रख दिया है। अब इसके एरर्स ख़त्म करें। कहाँ पे एरर? इमेज का टैग सेल्फ क्लोज नहीं किया क्लासेस को क्लास और दूसरा क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करेंगे। क्लास नेम रिप्लेस, ठीक है, समझ आ गई? तो ये मेरा साइड बार तो ओके। अब इस साइड बार को कहाँ पे कॉल करूँ, ये क्वेश्चन है। हर पेज में साइड बार देखो हर पेज के अंदर आ रहे हैं ना। एक तो तरीका है हर पेज के अंदर जाके कॉल करो, दूसरा तरीका क्या था मैंने बताया था, आप राउटिंग में उसको कॉल कर दें। सही है, मतलब जहाँ पर पेजेस हैं वहाँ पे पेजेस ही रहने दें, बाकी जो एलिमेंट्स आपने हर पेज में शो करने हैं वो उनके पैरेलल कॉल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, अब साइड बार को हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं साइड बार को कॉल कर देता हूँ। इसको इंपोर्ट करो कंपोनेंट्स में, साइड बार तो देखिए आया है कि नहीं, आगे है। अब ये कुछ है कुछ इसमें इश्यूज वगैरह हैं, लाइक ये 100% विड्थ पे आ रहे हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। और एक आइकन्स नहीं ना आ रहे इसके, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज लिंक की हुई थी, वो मैंने नहीं की। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये लिंक्स कॉपी कर लें, ये वाले, और ये ला के अपनी HTML में यहाँ पे लिंक कर दें, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट के लिंक हैं इसने लगाए हुए हैं, ये वाले, ये भी कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। सही है। अब अगर मैं आऊँगा तो वो तो आने लग गया आइकन्स वगैरह, ठीक है। अब एक चीज़ फिगर आउट करनी है, ये 100% विड्थ पे आ रहे हैं ऐसे ही, उसकी रीज़न क्या है, अहमद क्या रीज़न है? साइड बार से ऊपर मेन का टैग आ रहा है, मेन के ऊपर बॉडी, तो यहाँ पर साइड बार से ऊपर मेन का टैग लगा दो, ऐसे कर लो। मेन का टैग है, उसके अंदर साइड बार है, हो गया। और उसके बाद एक टैग है मेन कंटेंट का, उसके अंदर मेरा नैव बार शो हो रहा है, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। साइड बार से नीचे कौन सा टैग है, मेन कंटेंट, और उसके अंदर मेरा क्या क्या आ रहा है, नैव बार है, और फिर नीचे सारे पेजेस इस मेन कंटेंट में है, तो ये डिव में मैं सारे पेजेस अपने शो कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा साइड बार तो ओके है, ऐसे में पेज भी आ रहे हैं। अब नैव बार, वाउट पेज, अब नैव बार कर लें, साइड बार तो हो गया। नैव बार का कोड भी कॉपी पेस्ट ही करने, ये नैव यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आ रहे हैं, इसको कॉपी करें, और जो कंपोनेंट हमने बनाया है नैव बार का, उसमें जाके पेस्ट कर दें। सही है। अब इसमें भी क्या क्या चेंज करने हैं, क्लास को क्लास नेम से, सही है, और वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नैव बार को कहाँ पे कॉल करने, मेन कंटेंट के अंदर, और नैव बार से नीचे फिर सारे मेरे पेजेस शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप आके यहाँ को नैव बार यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा import navbar from this, ये navbar भी आ गया, ठीक है। साइड बार भी शो कर दिया और है navbar भी। सर वो डील की समझ नहीं है। किसकी? डील वो ये वाला वो एक्चुअली क्या था, जब हम ये नहीं ना लगा रहे थे, ये मेन नहीं लगा रहा था मैं, ये चीज़ें नहीं लगा रहा था, तो मेरा साइड बार का ये डिज़ाइन वगैरह इस तरह से आ रहा था कुछ, ठीक है। अब हमने वो एक सिलेक्टर पढ़ा था ना जिसमें हम पेरेंट से चाइल्ड को सिलेक्ट करते थे, समटाइम्स ये भी CSS लगी होती है। इस वजह से मैंने देखा कि इसका ये जो UI ख़राब हो रहा है, उसके ऊपर देखें कि इसका पेरेंट क्या है, तो इसके ऊपर मैंने जब देखा तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ था। हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह की कन्वर्जन कर रहे हो ना और डिज़ाइन मेरा मैच नहीं कर रहा, तो आपने देखना है कि उस एलिमेंट से ऊपर कौन सा टैग लगा है और बाद में कौन सा लगा है। वो सिंपली उठा के लगाओगे ना तो वो सेम ही उस तरह से ही आपका एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो साइड बार से ऊपर कौन सा था, मेन, तो मैंने साइड बार के ऊपर लगाया था ना मेन, तो 70% आउटपुट तो मेरी सेम कर गई थी, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने देखा और देखा कि इसके बाद कौन सा आ रहा है, यहाँ से इसको क्लैप्स करो, इसके बाद ये आ रहा था, ठीक है, मेन कंटेंट। तो जब वो भी मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, कहाँ पे है मेन कंटेंट, तो यहाँ पे मेरी सारी आउटपुट सेम हो, ठीक है। जब भी डिज़ाइन में इशू आ रहा हो ना तो ये देख लेना है कि उस एलिमेंट से ऊपर कौन सा पेरेंट है, उसके बाद चाइल्ड कौन सा। वो जब आप प्रॉपर लगाओगे ना तो आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर आप देखो यहाँ पर मेन कंटेंट का जो डिव था ना, उसके अंदर उसने navbar कॉल किया था, तो मैंने भी उसी तरह उसके अंदर navbar कॉल किया है। और navbar से नीचे फिर उसने सारे पेजेस शो किए थे, अबाउट का, रेज्यूमे का, ये सारे पेजेस इस मेन कंटेंट के अंदर navbar के नीचे आ रहे थे। तो मैंने भी क्या किया, navbar के नीचे अपने सारे पेजेस कॉल कर दिए राउट्स में, ठीक है। UI तो मेरा फिर सेम हो गया। खामोशी क्यों छाई हुई है? खामोशी है कि इधर तो हम लगा रहे हैं उठा के, तो हम पहले बता रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, फिर आपको मैं जाने देता हूँ कि यहाँ साइड बार के अंदर ये जो चीज़ थी, ये UI सेम था ना, तो इसका हमने क्या किया था, कंपोनेंट बनाया था, किस नाम से, इन्फोटाइल के नेम से, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर आप आओ ना इन्फोटाइल में, और सॉरी साइड बार में, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, ये आइकन्स, फेसबुक, नहीं ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ईमेल, फ़ोन, बर्थडे और लोकेशन रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ पे देखो लोकेशन, बर्थडे, फ़ोन और ईमेल, ये रिपीटेड है। इनका फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब कोड में अगर आप थोड़ा फोकस करो ना, उसने एक अनऑर्डर लिस्ट लगाई है, एक उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं, वो सेम है, ऐसे ही है ना। जैसे ये पहली लिस्ट आइटम है, उसके अंदर भी देखो कंटेंट आइटम, कंटेंट आइटम, आइकन बॉक्स, आइकन बॉक्स, कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब लिस्ट आइटम्स क्या हैं, सेम है। यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सेम नज़र आ रही हैं। इसका हमने एक कंपोनेंट बनाना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं कंपोनेंट में रखूँगा क्या, वो मैं बता रहा हूँ वो क्या रखना है, लिस्ट आइटम। ये यहाँ पर रिपीटेड है, आप एक को कॉपी कर लेना और इसको सिंपली जाके जो मैंने कंपोनेंट बनाया था ना इन्फोटाइल का, उसमें जाके पेस्ट कर देना, सही है। अनऑर्डर लिस्ट एक ही है, सही है। इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स है ना वो रिपीटेड है। सर वो लिस्ट जो है वो हम या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फिर ऑर्डर लिस्ट, अगर मैं वो HTML थी, ये कंपोनेंट बना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट भी इसके अंदर लूँगा ना, फिर वो हर बार नई लिस्ट बनेगी। यहाँ पर लिस्ट नहीं बन रही, यहाँ पर जो चीज़ रिपीटेड हो रही है वो लिस्ट आइटम्स हैं। सब लिस्ट आइटम्स का कंटेंट क्या है, सेम है। आपने एक को कॉपी करके कंपोनेंट के अंदर रख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो रिपीट हो रहा है ना काम, ये सारा ख़त्म कर देना, सही है।
4 बार था ना, तो यहाँ पर कंपोनेंट को कॉल कर देंगे 4 टाइम्स। इन्फो टाइल यहाँ पर 4 बार इसको कॉल कर दें। अब यहाँ पे आऊँगा तो एरर है। एरर क्यों मैं इंपोर्ट नहीं किया? इंपोर्ट इन्फो टाइल फ्रॉम दिस पाथ। यहाँ पे देखो सही है। वो मैंने एक लिस्ट आइटम को कॉपी किया था और उसको कंपोनेंट में शिफ्ट किया, और उस कंपोनेंट को यहाँ पर 4 बार कॉल किया तो 4 बार ये टाइल आ गई। 5 बार करूँगा तो क्या होगा? 5, एक और आ जाएगी। सही है, एक और लगानी है, एक और बार कॉल कर दें, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट तो बना दिया, कॉल भी हो गया, कंटेंट सेम। हाँ, कंटेंट को मैनेज करना है, प्रॉप्स देंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखो ना, ये कॉल करना भी कोई एक अच्छा वे नहीं है। मतलब 12 बार अगर शो करना पड़ा तो 12 बार कॉल करूँगा, ये तो प्रॉब्लम है। फिर क्या करेंगे? लूप लगाएंगे ना। ये बार बार आ रहा है ना, तो जब भी चीज़ रिपीटेड होती है तो हम क्या करते हैं? लूप लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन है लूप लगानी कैसे? मतलब एक तो हमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बार बार कॉल नहीं करना, दूसरा इसका कंटेंट चेंज करना। हर चीज़ का कंटेंट चेंज हो रहा हो तो क्या करें? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर जो टाइल है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर उस टाइल का डाटा होगा। मतलब ये एक टाइल है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और जिसमें उसका टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, साथ आइकन होगा। सही है। चारों टाइल्स के डिफरेंट 4 ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को रख दूँगा लिस्ट पर, एरे पर, ठीक है, एरे में। अब मैप का जो लूप है वो किस पे लगता होता है? एरे पे। तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ JSX के अंदर लूप कौन सा सपोर्टेड था? मैंने बताया मैप। और मैप किस पे चलता है? एरे पे। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एरे जिसके अंदर मैं चारों टाइल्स का डाटा डिफाइन कर देता हूँ। कॉन्स्ट इन्फो डाटा कह लो उसको, इक्वल टू दिस, ऐसे कह दो। उसके अंदर हर टाइल का क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या क्या रखें? आइकन, टाइटल और साथ ये क्या था? टाइटल और साथ ये क्या इसको कहें? डिस्क्रिप्शन कह लें। लिंक, वैसे लिंक भी ठीक है। अगर हम उस कंपोनेंट में देखें तो क्या है? टाइटल है और नहीं href है। सही, लिंक है, यहाँ पर लिंक ही कहेंगे। मेल टू नहीं दिस, ठीक है। फिर एक और डिफाइन करना है तो एक और ऑब्जेक्ट, उसमें उसका सारा डाटा। फिर तीसरे का है, फिर यहाँ पे चौथे। मेरा काम तो ओके है। अब ये एरे बना दी है ना, अब सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 4 बार जो कॉल कर रहे हैं, 3 को हटा देंगे, 1 बार ही रखेंगे। सही है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लूप। अब JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो, क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रेसिस। और यहाँ पर इन्फो डाटा जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ना, उस पर मैप लगा दें। और यहाँ पर क्या मिलता होता है हमें? पहले के अंदर मैप हमसे एक फंक्शन मांगता होता है ना, वो फंक्शन मैंने दिया, उस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर दो इसको। सही है। तो यहाँ पर आओ, उस एरे की लेंथ कितनी थी? 4 थी ना, 1 2 3 4। तो उसने इसको कितनी बार कॉल किया? 4 बार। तो कॉल करने वाला काम तो सही हो गया। लेकिन अब इसका कंटेंट है ना, तो कंटेंट मुझे यहाँ इस फंक्शन में पहले में मिलता है ना। पहले में क्या मिलता है? उस एरे का 1 by 1 इंडेक्स, और दूसरे में, और सॉरी, पहले में डाटा मिलता है, दूसरे में इंडेक्स। वो मैं यहाँ पे ले लूँगा और इसको पास कर दूँगा। इसको यूनिक करने के लिए की पास कर दी इंडेक्स की, और साथ मैंने इसको डाटा पास किए इन्फो के नेम से। थोड़ा सिंपल रखता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया है ना,
अब इसमें से कंटेंट को आपने चेंज करना है, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, प्रॉप्स। ऐसे ही अब प्रॉप्स कैसे पास करते हैं एट्रीब्यूट के सिंटैक्स में। यहाँ पे मैं नेम रख लेता हूँ डाटा, और उसमें ये इन्फो के अंदर मुझे 1 बाय 1 ये ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, हर इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, तो ये क्या कर देगा, मैप का लूप उसे पहले पैरामीटर में पास करता रहेगा और वही मैं इसको आगे पास कर दूँ। सही है। अब ये डाटा पास किया, रिसीव कहाँ पे करना है उस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट को डाटा पास किया है, रिसीव कैसे करने हैं, इन पैरेंथेसिस के अंदर आके क्या लिखेंगे, एक तो तरीका है प्रॉप्स लिख दूँ, फिर प्रॉप्स डॉट करके सारा डाटा निकालूँ, या डायरेक्ट निकालना है तो फिर करली ब्रेसिस और इसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम क्या था, डाटा। ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूँगा डाटा डॉट आइकन, और यहाँ पर ईमेल को डायनेमिक करना है तो डाटा डॉट टाइटल, और लिंक के अंदर लिंक आ जाएगा। तो हो गया काम। आइकन्स भी चेंज हो गए, ईमेल्स भी होगी, फ़ोन भी चेंज हो गया, और लोकेशन वगैरह है वो हम सेम डिफ़ाइन कर देते हैं। बर्थडे था ना ये, इसका बर्थडे कर देते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा, अब तो लगना चाहिए। यहाँ पे यार, और यहाँ पे आ जाएगा बर्थडे, और यहाँ पे फिर कैलेंडर आउटलाइन, और यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा था, लोकेशन। लोकेशन और लोकेशन यहाँ पे डिफाइन किया, तो अब मेरा सेम हो गया। सही है। ये सारी गेम है, अभी इतना रखते हैं आज के लिए, बाकी फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। ज़्यादा पढ़ना भी पंगा है। अच्छा, इसको एक ही लाइन में आप डिफ़ाइन कर लें, थोड़ा अच्छा लग जाएगा। ओके, इस तरह से डिफ़ाइन कर लो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा।